गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डीपीपी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिए थे आपको, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दिया हुआ है, 1 कूलम एंड 5 कूलम। तो कहता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उन फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से सभी लोगों से बन गया होगा। मैं बार बार आपको बोलता था कि इन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे मत जाओ, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इससे क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ तो यूज होना ही है। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि जब फोर्स का इक्वेशन लिखने जाओगे तो Q1 और Q2 दोनों के इक्वेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चार्ज छोटे पे कम फोर्स लगाएगा, छोटा बड़े पे ज्यादा लगाएगा। तो वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1:1। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि कहता दो स्फीयर है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो दूर में रखा हुआ है तो इसको पॉइंट चार्ज ही मान के चलो। तो ये भी Q, ये भी Q। पहले एयर में है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम जानते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो कितनी हो गई 1। तो अब देखो फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो दोनों Q है डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R की जगह यहां क्या लिखा हुआ है 1। तो इस तरीके से ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या कर दिया गया, बीच में एक मीडियम डाल दिया गया, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। ये K कूलम्स कांस्टेंट वाला K नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या समझोगे, एप्सिलॉन R समझ जाओगे। तो एप्सिलॉन R का वैल्यू K दिया हुआ है। तो F डैश, अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बदल जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गई, डिस्टेंस वही आप मान के चलो। तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया K इंटू R स्क्वायर। तो रेशियो मांग रहा है एयर टू मीडियम। ध्यान दो, रेशियो निकालते समय लोग गड़बड़ करते हैं, लोगों से मिस्टेक हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते हैं कि विच अपॉन विच। तो यहां पे एयर अपॉन मीडियम, तो F अपॉन F डैश देखो मैंने यहां पे लिख दिया है। इनको कैंसिल करने के बाद ये K नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये जो रेशियो निकल के आएगा, तो रेशियो कितना निकल के आ गया K:1। तो आंसर क्या हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आई होप कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने इन दोनों को सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना है प्रॉब्लम नंबर 3। तो मैंने सॉल्व कर लिया है और मैं आपको अब ये समझाता हूं। देखो इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि एक चार्ज है +4Q, दूसरा चार्ज है +Q, ठीक है। इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो आप खुद सोचो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में एक कैसा चार्ज रखोगे जो इन दोनों को रेस्ट में रखे। तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, वो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। तो जो कैपिटल Q रखेंगे वो बीच में जो रखेंगे वो कैसा चार्ज रखेंगे, नेगेटिव। तुम कहोगे कि आपको कैसे पता लगा बीच में रखेंगे। दोस्त अगर इधर रखेंगे, अगर ये इधर रखेंगे तो दोनों में से कोई इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये देखो इसको ये इधर पुश करेगा और ये भी इधर ही पुल कर लेगा। तो आप चाहे ट्राई करके देख लो, इस बीच वाले पॉइंट के अलावा, बीच में कहीं रखने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ना हम इसको इधर रख सकते हैं ना इधर रख सकते हैं। तो बीच में हमने रख दिया इस -Q को, ठीक है। तो हमें तो एक तो ये -Q की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा ये -Q स्मॉल q से कितनी दूरी पे होगा ये x भी फाइंड आउट करना है। तो पहली बात, दोनों चार्ज यानी 4Q और Q के बीच का डिस्टेंस है टोटल L, और अगर इसको तुमने मान लिया x तो ये कितना हो गया L - x। तो अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0। तो जरा 4Q को देखो, 4Q को +Q ने इधर रिपेल किया F से, तो -Q ने इसको अट्रैक्ट कर लिया कितने से, F डैश से।
प्लस क्यू को देखो, एक तो 4q ने इसको भी F से रिपेल किया, न्यूटन थर्ड लॉ से अगर इसने इसको F से रिपेल किया तो इसने भी इसको F से रिपेल किया, और माइनस क्यू ने इसको अपनी ओर खींच लिया F डबल डैश से। माइनस क्यू पे मैं कोई फोर्स नहीं दिखा रहा हूं, वो दिखाने से कोई फायदा नहीं है, अगर दिखाओगे भी तो इस पे इधर F डैश और इधर F डबल डैश तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो आप देखो अगर ये रेस्ट में है तो F मस्ट बी इक्वल टू F डैश, अगर ये रेस्ट में है तो F मस्ट बी इक्वल टू F डबल डैश। तो देखो F डैश इक्वल टू F, F डबल डैश इक्वल टू F, और F डैश और F डबल डैश भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इन दोनों से देख लो कि F डैश इक्वल टू F, F डबल डैश इक्वल टू F, सो F डैश इक्वल टू F डबल डैश। तो इस तरीके से इन तीनों ही चार्ज पे, बाहर वाले दोनों और बीच वाले पे भी नेट फोर्स होगा जीरो। बीच वाले को मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, अगर दिखाना भी होता तो बीच वाले ने इसको F डैश से खींचा तो ये इसको F डैश से खींच लेगा, और इसने इसे F डबल डैश से खींचना है, और वो दोनों बराबर ही है तो इस पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से हमें तीन इक्वेशंस मिल गए। अब क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 से चलते हैं। F डैश के कौन सा फोर्स है जो प्लस 4q और q के बीच लग रहा है। तो चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखने वाले हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं, तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सीधा देखो आपने क्या कर दिया, नंबर 3 में क्या है, F डैश। तो F डैश क्या होगा, k इंटू 4q इंटू q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और F डबल डैश क्या होगा, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स k इंटू कैपिटल Q इंटू Q, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, फिर क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया तो 4x स्क्वायर इधर ये हो गया, फिर सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना निकल के आया दोस्तों, l/3। तो पहली बात तो निकल के आ गई कि स्मॉल q से इसकी दूरी कितनी होगी, l/3, ठीक है। और दूसरा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो देखो मैंने इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो F डबल डैश इक्वल टू F। F डबल डैश क्या है भाई, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। तो देखो K इंटू Q इंटू Q, और डिस्टेंस l/3 मैंने यहां निकाल रखा है, तो l स्क्वायर बाई 9, स्क्वायर होगा तो l स्क्वायर बाई 9। और इधर क्या हो गया, K इंटू 4Q, ये किसकी वैल्यू लिख रहे हैं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में देखो यहाँ F है, तो F इन दोनों के बीच लगने वाला है, प्लस 4Q और Q के बीच के, तो यहां हो गया K इंटू 4Q इंटू Q बाई L स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, कैपिटल Q निकल के आया 4Q बाई 9। अब यहां प्लस में इसलिए आया क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते समय साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो साइन के साथ अगर आंसर करना होगा तो आंसर हो गया माइनस 4Q बाई 9, ये चार्ज की वैल्यू हो गई, और डिस्टेंस कितना हो गया, l/3। तो आप चॉइस देख लो, नेगेटिव वाला, नेगेटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 4Q बाई 9, और डिस्टेंस कितना हो गया, l/3। तो आई होप कि आप में से बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और जिसने नहीं सॉल्व किया वो वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है Q, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j। तो पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए मैंने यहां पे इसको बना लिया, ठीक है। इसके पोजीशन वेक्टर को r0 दिया हुआ है। इसकी वजह से एक पॉइंट P पे आपको फील्ड निकालना है। अब उस पॉइंट P का भी पोजीशन दिया हुआ है, और वो देखो क्या दिया हुआ है, 8i माइनस 5j। अब x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। x कोऑर्डिनेट तुम देख सकते हो पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसकी वजह से यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तुमको पता है, फॉर्मूला ये होता है E इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहां ये R जो है वो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
फ्रॉम चार्ज। तो दोस्त ऐसा है कि यहां और यहां के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत आसान काम है। एक काम करते हैं, वेक्टर तरीके से ही बना देंगे। आप ना पॉइंट P का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो इस Q के रिस्पेक्ट में, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से सुनो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले चाहिए होता है कि किसका पोजीशन ड्रॉ करना है। तो जवाब आया P का पोजीशन ड्रॉ करना है। किसके रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन कभी भी बताओगे तो ये बताओगे कि कहां से। तो कहां से भाई, तो Q से। तो सीधा करना क्या है तुम्हें, एक लाइन ज्वाइन कर देना है Q से P तक। अब ये P का पोजीशन वेक्टर है तो यहां लगा दो हेड, और ये हो गया टेल। तो ये जो R, इसको लिखेंगे कैसे, R P Q, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। अगर मेरे को ये वेक्टर मिल जाए तो समझ लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, और ये निकालना मेरे लिए बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहां देखो, टेल हेड और वेक्टर याद करो, टेल हेड, हेड टू हेड, टेल टू टेल। तो इसका मतलब है कि ये RPQ जो है, RPQ कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो RO और RPQ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा R। तो इसका मतलब ये हो गया कि R इक्वल्स टू RO प्लस RPQ। ओके, तो अब यहां से RPQ इक्वल टू RO को उधर भेज दो, तो RPQ इज इक्वल टू R माइनस RO। तो देखो इस तरीके से अगर R में से RO को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें RPQ मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा दूं, पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में दो चीज चाहिए होता है। किसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो P के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। तो हेड किसके पास दोगे, जिसका पोजीशन निकालोगे, और टेल किसके पास दोगे, जो पोजीशन निकालना है, यानी Q के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन है। अब देखो कितना इजीली आ गया। तो R क्या है तुम्हारा, 8I माइनस 5J, और RO क्या है तुम्हारा, माइनस 2I प्लस 3J, 2I प्लस 3J। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो I में से I हटाओ, 8I में से 2I गया तो ये हो गया 6I, और देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा भाई, तो माइनस 5J माइनस 3J, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा माइनस 8J। तो देखो कितना आराम से RPQ निकल गया। और जब RPQ IJ के फॉर्म में निकल गया तो आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो आप बहुत इजीली क्या करोगे, आप आराम से देखो, आपको IJ के फॉर्म में होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ RPQ, तो आपको पता है ना भाई, मैग्नीट्यूड में I के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके और J के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 36, ये हो गया 64, इतना इजीली निकल के आ गया। ये कितना आ गया, 10। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया आपका कितना आ गया, 10। अब तो कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो फॉर्मूला पुट कर देना है, तो E इक्वल्स टू K, मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो K का वैल्यू कितना है आपका, E इक्वल्स टू K, या यहां मैं नीचे लिख देता हूं, देखो, तो E इक्वल्स टू K हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9। चार्ज कितना दिया हुआ है, तो 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10 का पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब जानते ही हो। तो K का वैल्यू तुमको बताया जा चुका है, कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये हो गया 50 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और नीचे में क्या हो गया दोस्तों, कितना डिस्टेंस निकल के आया दोनों के बीच, 10। तो 10 का स्क्वायर कर दो, है ना, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना आ गया आपका, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
4500 वोल्ट पर मीटर, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पोजीशन वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। ओके, लिख लो आप इसको। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे आपका जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म में भी इस पे क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं इसमें कहता क्या है। देखो, यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है L। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब किसी चार्ज से दूरी। अब देखो, चलना कहां से कहां है। क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखो लिखा हुआ है कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जाना है। कहोगे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है, देखो तो सही। लिखा हुआ है कि अपने को चलना है पॉइंट P पे, जिसकी दूरी x इक्वल टू जस्ट ग्रेटर देन 0 से x इक्वल टू जस्ट L तक। मतलब कि यहां पे रहोगे तो इस कोई एक चार्ज ले लेते हैं, इस चार्ज से ले लेते हैं। तो जब यहां पे रहोगे तो जस्ट इसके बगल में है तो 0 डिस्टेंस पे है। फिर चलते 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 यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचे तो जस्ट x का वैल्यू क्या हो गया, L। यानी जो x का वैल्यू है वो 0 से L तक। तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली आप शॉर्ट में ये समझो कि इसके बीच में ही चलना है अपने को। एक जगह से स्टार्ट करना है दूसरी जगह तक। चलो आगे देखते हैं। अब चॉइस को अगर देखें तो फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस पे ड्रॉ किया है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, मतलब डायरेक्शन के साथ मेरे को ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो अब देखो, एक बात समझो, किसी भी पॉइंट पे जब तुम रहोगे तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी फील्ड होगा। जैसे कि मान लो मैं भी इस पॉइंट पे हूं, तो इस पॉइंट पे हूं तो ये प्लस क्यू की वजह से दिस साइड, और इस प्लस क्यू की वजह से ठीक उसके अपोजिट। लेकिन ये पॉइंट इसके बहुत करीब है, तो निश्चित तौर पे इसका अफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट पे, देखो पहली बात, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। क्यों भाई? तो यहां से जितना डिस्टेंस इसका है उतना इसका है। इसने किसी टेस्ट चार्ज को उधर पुश किया, उसने टेस्ट चार्ज को इधर पुश किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0 मिड पॉइंट पे। लेकिन अगर इधर वाले पॉइंट्स की बात करोगे तो इसका असर ज्यादा होगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और जब इधर की बात करोगे तो इसका असर ज्यादा होगा, तो फील्ड की डायरेक्शन, नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। दैट्स व्हाई आपको ये ग्राफ बनाते समय दिखेगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके फील्ड 0 हो जाएगा, और तब तक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज का जो असर है, इसका जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। समझ गए दोस्तों? तो अब बात स्टार्ट करते हैं। मान लो कि जब इस चार्ज के नजदीक होगा और यहां जब पहुंचोगे तो इसके नजदीक होगा, तो तुम सोचो कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/x²। जस्ट इमेजिन कि अगर x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो E जो होगा वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर x क्लोज टू 0 होगा तो E टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब तुम यहां पे रहोगे तो इससे दूरी तुम्हारी लगभग 0 है, और जब तुम यहां पहुंच जाओगे तो इससे दूरी तुम्हारी 0 है। तो कहने का मतलब है यहां पे भी फील्ड आपका इनफाइनाइट होना चाहिए और यहां पे भी फील्ड इनफाइनाइट होना चाहिए। कोई पूछेगा क्यों? तो सीधा जवाब देना कि जब हम यहां पे होंगे तो इस चार्ज के नजदीक होंगे, और जब यहां पे होंगे तो इस चार्ज के नजदीक होंगे।
तो इन दैट केस यहां भी फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी और यहां भी फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो कोई कहेगा कि नहीं यार सर यहां जब पहुंचेंगे तो x का वैल्यू l होगा, यार ठीक है इससे दूरी l होगा लेकिन इस चार से तो दूरी 0 हो जाएगा, तो फिर से फील्ड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स पे इनफाइनाइट होगा और बीच में क्या होगा, 0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक हम लोग यहां से यहां तक रहेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो इसके बाद फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो मैं बोर्ड पे इसका ग्राफ बना रहा हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसा कि x इक्वल टू 0 पे जब डिस्टेंस 0 था तो फील्ड आपका इनफाइनाइट था, तो इनफाइनाइट फील्ड को शो करने के लिए मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता चला जाएगा फील्ड घटता चला जाएगा, और जैसे ये बढ़ते हुए हम लोग L/2 पे पहुंचेंगे, फील्ड देखो क्या हो गया, 0। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो मान लो 0 से L/2 तक पॉजिटिव फील्ड आया तो नेगेटिव फील्ड को शो करने के लिए नीचे वाले एक्सिस पे चले जाएंगे हम लोग, तो यहां से यहां तक में नेगेटिव फील्ड आएगा तो निश्चित तौर पे। लेकिन अब देखो फिर जब आगे बढ़ोगे तो इसका इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो यहां के बाद क्या हुआ, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, फिर से इसको पैरेलल कर दो y एक्सिस के। पैरेलल क्यों कर दिए कि जैसे ही तुम L डिस्टेंस पे पहुंचे तो फिर से फील्ड आपका इनफाइनाइट हो गया। वजह ये हुआ कि इसके क्लोज आ गए, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट हुआ, और L/2 पे तो आपका फील्ड क्या हो गया, 0, और ये इस तरीके से। तो ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड कर करके आप इसको देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैंने हर चीज को दो दो बार बोला है, ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखो करना क्या है कि एक फाइनाइट रॉड है, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फाइनाइट रॉड का मैंने आपको बता रखा है कि मान लो ये फाइनाइट रॉड है, मतलब एक इसकी लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है जो दी गई है, कितनी दी गई है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है और चार्ज इस पे दिया हुआ है 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो आपको फील्ड निकालना है, तो देखो क्या करना है हम लोग को। अब यहां फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब याद करो आप, ये एंगल निकालना होता था हम लोग को, ये अल्फा और ये बीटा, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये हमारे लिए, बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बात कि रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो आपको ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है 10 10 10। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और ये टोटल एंगल भी 60 डिग्री, और ये टोटल 60, और ये बाइसेक्टर है निश्चित तौर पे। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि इसका ई वाई वाला कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 माइनस cos 30, अल्फा बीटा अगर सेम आ गया दोस्तों तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें एक फायदा हो गया कि ई वाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना होगा, सिर्फ ई एक्स, और ई एक्स जो होगा वही नेट फील्ड होगा, तो ई एक्स निकाल देते हैं। तो ये हो गया के लैम्डा, और ये आर जो है ये बीच का डिस्टेंस है, तो ये आर कितना होगा, तो आप देख लो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका यहां पे अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू लिख सकते हो r/10 सेंटीमीटर, बेस हो गया r 10, अल्फा कितना है 30 डिग्री,
तो ये हो गया cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 इक्वल टू r/10। तो यहां से आप देख लो कितना निकल के आ गया, r आपका आ गया 5√3 सेंटीमीटर। चलो आ जाओ वापस। अब यहां पे हमारे सामने फॉर्मूला आ गया है क्या, Ex इक्वल टू k λ/r और इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, तो 1/2 1/2 कितना हो गया दोस्तों? 1। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया आपका 1। अब सीधी सी बात है, k का वैल्यू रखो। तो k का वैल्यू रख दोगे 9 × 10⁹। और लैम्डा कैसे रखोगे? तो दोस्तों याद करो, लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। चार्ज है 50, अब SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो। 50 × 10⁻⁻6 और लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻⁻2। तो यहां से देखो ये क्या कैंसिल होके आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। तो लैम्डा का वैल्यू जो निकल के आएगा दोस्तों 5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, -4 कैसे हुआ? ये यहां से कैंसिल हुआ एक बार। और अब देखो नीचे क्या है? r, और r हमने निकाल रखा है, वो भी सेंटीमीटर में निकाल रखा है। तो हो गया 5√3 × 10⁻⁻2। Just solve this, you will get Ex. And what is Ex? That will be equal to E net because Ey is 0। जो Ex होगा दोस्तों वही नेट फील्ड होगा, क्योंकि जब भी तुम लिखोगे नेट फील्ड E नेट, तो याद करो फॉर्मूला हमने बता रखा है तुम्हें, Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, और Ey तुम्हारा यहाँ पे क्या है? 0। तो जो Ex होगा वही नेट फील्ड होगा, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके दोस्तों, लिख लो आप। प्रॉब्लम में देखते हैं कि यहां पे दो चार्ज +q और -q दिया हुआ है। ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और नेचर आप देख ही रहे हो कि आउटर वाले दोनों का माइनस माइनस है, बीच वाले का प्लस है। ये डिस्टेंस आपका d दिया हुआ है, और ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 2d, नीचे भी ऐसे ही ये d है, और ये यहां से यहां तक 2d। आपको यहां पे फील्ड का वैल्यू पता करना है। एग्जैक्टली वैल्यू के बजाय उसने पूछा है कि इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी कैपिटल D है, इसके ये कैसे प्रोपोर्शनेट होगा, इसके साथ उसका क्या रिलेशन होगा, वो अपने को निकालना है। देखो क्या करेंगे, पहले आउटर वाले दोनों को भूल जाओ। अब ये +q है, ये +q है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। तो ये +q, ये +q, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है, यहां अगर टेस्ट चार्ज रखते तो, और ये इसको इधर रिपेल करता, जानते ही हो। मान लो इन दोनों के भी वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E बोल दिया। सिमेट्री से ये भी, इसका भी E होगा। ऐसे फोर्स लगाते थे हम लोग, तो हम लोग तो जान ही रहे हैं फोर्स के बजाय डायरेक्ट फील्ड से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में Q0 रखने के बाद फिर से Q से तो डिवाइड कर, Q0 तो कट ही जाता है टेस्ट चार्ज। तो डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया कि इसकी वजह से फील्ड इधर है और इसकी वजह से फील्ड इधर है। ओके, अच्छा, अगर ये एंगल को मान लो θ1, तो इसकी ये भी एंगल हो जाएगा θ1, तो ये एंगल यहां हो जाएगा θ1, ये एंगल हो जाएगा θ1। इसका एक कंपोनेंट E cos θ1, इसका भी कंपोनेंट E cos θ1,
ये हो गया 2e cos थीटा 1, दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। और y वाला कंपोनेंट इसका e cos थीटा e sin थीटा 1 ऊपर, इसका e sin थीटा 1 नीचे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इसकी बात करो, इसकी आउटर वाले। अब ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता या अट्रैक्ट करता? तो जवाब है अट्रैक्ट करता। तो सीधी सी बात है, ये मान लो इसने फील्ड पैदा किया ई डैश, लेकिन वो ई डैश इधर होगा। ठीक इसी तरीके से इसने भी प्रोड्यूस किया ई डैश, है ना दोस्तों। फिर वही काम करो, जैसे ई का दो कंपोनेंट तोड़ के एक्स वाला कंपोनेंट को हमने ऐड कर लिया। अब देखो ई डैश भी सिमेट्री से सेम होगा, और ये एंगल मान लो, अब यहां थोड़ा कंजेस्टेड हो गया थीटा 2, तो ये एंगल भी हो जाएगा आपका थीटा 2, है ना दोस्तों। तो ई डैश का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ई डैश कॉस थीटा 2 और ई डैश कॉस थीटा 2। तो इसका भी इसका एक्स के साथ आ गया ई डैश कॉस थीटा 2, इसका भी आ गया ई डैश कॉस थीटा 2। अब वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा ई डैश साइन थीटा 2 और इसका हो जाएगा ई डैश साइन थीटा 2। तो वर्टिकल वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला मैं सिर्फ लिख देता हूं। तो इन दोनों का हो जाएगा 2 ई डैश कॉस थीटा 2। तो अब देखो इस पॉइंट P पे अल्टीमेटली एक फील्ड हो गया 2 ई कॉस थीटा 1 इधर, और इधर हो गया 2 ई डैश कॉस थीटा 2। तो नेट फील्ड जो होगा वहां पे, तो सीधी सी बात है, नेट फील्ड इसमें से इसको माइनस कर लो, तो वो हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा 1 माइनस 2 ई डैश कॉस थीटा 2। ओके दोस्तों, चलो अब एंगल वगैरह देखते हैं कि कौन एंगल कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा 1 के लिए आपको इस ट्रायंगल में चलना चाहिए, ये वाली ट्रायंगल। तो ये वाली ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो बेस हो गया d, तो कॉस थीटा 1 जो होगा वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय दिस। तो ये इस ट्रायंगल में ये d है, ये d है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक, अगर इस तरीके से cos थीटा 2 अगर निकालेंगे दोस्तों, तो cos थीटा 2, तो इस केस में भी आप देखो जो बेस है वो बेस कितना होगा d, बेस होगा d, और इस केस में ये पूरा 2d है, तो आप देखो d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, 2d का स्क्वायर करेंगे तो वो 4d स्क्वायर। तो इस तरीके से cos थीटा 1 और cos थीटा 2 भी निकल गया। रही बात ई डैश की और ई की वैल्यू निकालने की, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से तुम्हें पता है क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से देखो यहां पे बस कैलकुलेशन है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो 2 इंटू ई, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये इसका डिस्टेंस है। तो पॉइंट चार्ज वजह से 2 के क्यू, और डिस्टेंस दोस्तों, तो डिस्टेंस ये वाला जो है इसका स्क्वायर, और ये है कितना, तो आप देख लो इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में अगर ये देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, आई इंटू कॉस थीटा 1, बाद में थीटा 1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे, माइनस। अब देखो इधर क्या है आपका, इधर है 2 ई डैश, यहां देखो 2 ई डैश, तो 2 ई दोस्तों यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 2 ई कॉस थीटा 1 प्लस 2 ई डैश कॉस थीटा 2। अब देखो 2 ई, तो 2 के ई का वैल्यू लिखते हैं, तो ई इसके लिए हमने माना हुआ है। तो देखो ये पॉइंट चार्ज है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपका है अंडर रूट आपका कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 के क्यू
अंडर रूट कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर। और कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे आप, तो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, तो ये सिर्फ रहेगा आपका डी स्क्वायर कैपिटल प्लस स्मॉल स्क्वायर। और कॉस थीटा 1 क्या लिखोगे, तो कैपिटल डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट की जगह आप चाहो तो यहां लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, अब माइनस के बाद 2e डैश। अब e डैश इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, तो डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो बेस तो यही लोगे कैपिटल डी का स्क्वायर, लेकिन ये परपेंडिकुलर 2d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4d का स्क्वायर, और चार्ज तो वही q है, तो इसका भी ऐसे ही लिखाएगा यहां पे, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 2kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो डी स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर इंटू, अब ये cos थीटा 2 तुम्हारा क्या निकल के आया, d डिवाइडेड बाय अंडर रूट दिस, जिसका पावर हाफ कर दो, तो डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ गया है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, तो कुछ कॉमन निकालते हैं, मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा रहा हूं, ये आपका हो गया 2e cos थीटा 1। तो यहां पे देखो क्या करना है फिर, तो नेट e इक्वल्स टू, अब देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2kqd, ये कॉमन ले लो, 2kqd, ये कॉमन ले लिया, और नीचे में क्या हुआ, अब देखो इसका पावर 1 है, इसका हाफ है, तो ये आपका हो गया 1/d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, ये क्या हो गया 1/d स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर पावर 3/2। ओके दोस्तों, अब सिंपल है, ज्यादा नहीं लगेगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। फिर क्या करोगे, इसको ऊपर भेज दो, तो पावर -3/2 हो जाएगा, तो 2kqd, और ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का पावर -3/2, और इसको भी ऊपर कर दिए हम लोग, डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर का पावर -3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर, अब दोस्तों यहां पे देखो 2kqd, अब इसमें क्या करो कि आप डी स्क्वायर को कॉमन लो, तो देखो डी स्क्वायर को अगर कॉमन लोगे, तो कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो अगर किसी ब्रैकेट में है तो जो उसके पावर है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो डी स्क्वायर को अगर बाहर निकालना चाहते हो तो डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा -3/2 से, तो इसके पावर 2 को अगर -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल होगा, तो बाहर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका d का पावर -3। तो दोस्तों यहां पे d का पावर -3 आ गया बाहर, तो ध्यान से समझना इसको, तो ब्रैकेट में क्या निकल गया, यहां बच गया 1, क्योंकि डी स्क्वायर को आपने बाहर निकाला है, और डी स्क्वायर को जो आपने बाहर निकाला तो जहां डी स्क्वायर नहीं है वहां डिवीजन में हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं है, और पावर कितना हो गया -3/2। बात समझो, किसी ने ये सोचा होगा कि डी स्क्वायर को जब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो ये मैंने कैसे लिख दिया, दोस्त डी स्क्वायर जब कोई भी ब्रैकेट से किसी को बाहर निकालते हैं तो उसके पावर में उस ब्रैकेट के पावर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो स्क्वायर को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे -3/2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और -3 ही बाहर आएगा। ओके, और जहां डी स्क्वायर है वहां 1 हो गया, जहां नहीं है वहां वो डिवीजन में चला गया। यही काम इसके लिए भी कर दो,
यहां भी आप डी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो इसका पावर -3/2 है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा डी का पावर -3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका डी स्क्वायर और पावर क्या हो गया -3/2। अब देखो यहां पे ये डी का पावर -3, डी का पावर -3, इन सबको, इन दोनों डी का पावर -3 को बाहर ले लो, ठीक है, बाहर कॉमन निकाल सकते हो और नीचे कर दोगे तो ये पावर -3 + 3 हो जाएगा। तो जो यहां पे एक्सप्रेशन निकल के आएगा 2kqd डिवाइडेड बाई dq, और ब्रैकेट में क्या क्या मिल रहा है तुमको, ये dq कैसे हुआ समझ में आया ना, ये dq डी का पावर -3 को हमने कॉमन लेके नीचे कर लिया है। अब यहां क्या बच गया, ये 1 + d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का पावर -3/2, और यहां पे क्या बच गया -1 + 4d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का पावर -3/2, ये आपका अंदर में बच गया। चलो अब यहां देख लो, ये एक डी से ये डी क्यू कैंसिल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप यहां तक लिखो, फिर मैं इसको रब करके साफ साफ बना के दिखाता हूं। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया है। अब तुम देख सकते हो ये नीचे डी स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ डी क्यू था, एक डी यहाँ पे कैंसिल होके ये डी स्क्वायर हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, डी जो है बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो डी अगर बहुत बड़ा है स्मॉल डी से तो हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल का इस्तेमाल, इस कॉम्प्लिकेटेड पावर को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी, नीचे वाला क्वांटिटी अगर बहुत बड़ा हो तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये पावर्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है तो मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि एक्सपेंशन में जब आपका हायर पावर ले जाएंगे तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि जब कभी भी ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो तो सिंपल इस पावर को इसके कोफिशिएंट में डाल दो, वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या होगा फिर, E नेट इक्वल टू 2kq डी स्क्वायर, अब यहां पे डाल दो तो 1, अब ये प्लस है तो ये पावर यहां आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो गया -3d स्क्वायर बाई 2 कैपिटल डी स्क्वायर। ओके, ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो। माइनस, ये फॉर्म यहां से माइनस है, फिर इसका पावर अंदर में सॉल्व करोगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो इससे पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ओके, पावर से मल्टीप्लाई किए तो 4 तिया 12 और ये 2 से कट गया। आप ऐसे इसको सीधा लिख भी सकते हो 12/2d, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2kq बाई डी स्क्वायर, और याद देखो -1 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6d स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके आ गया दोस्तों 2kq बाई डी स्क्वायर, और ये सॉल्व करोगे एलसीएम 2d स्क्वायर ले लो तो वहां से तुम देख सकते हो ये आ जाएगा 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर। यहां से 2 कैंसिल, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया तुम्हारा kq 9kq स्मॉल डी स्क्वायर और डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी का पावर 4। तो आपको यही बताना था, ये जो नेट फील्ड है
ये डी स्क्वायर के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो नेट फील्ड जो होगा डी के पावर 4 के। तो जस्ट आपका इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं था बस आपको, लेकिन जेईई मेन ने पूछा है। अब वो कैलकुलेशन समझाने में आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत लॉन्ग है नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ओके, तो ये जेईई मेन में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, तो मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से, और उसके बाद अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। देखो क्या डायग्राम, क्या दिमाग लगाना है पहले समझो। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है, Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है। Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है वो रखा हुआ है, उसकी कोऑर्डिनेट दी गई है 1,0, मतलब एक्स एक्सिस से 1 मीटर पे है, यानी ओरिजिन से ये 1 मीटर पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। दूसरा चार्ज नेगेटिव है और देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,0, यानी ये यहां से 4 मीटर पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट 0,3 रखा दिया हुआ है। 0,3 का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस के लॉन्ग ये 3 मीटर पे है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम तो जानते हो पॉजिटिव चार्ज, और यहां अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होता। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है कौन, Q1। ठीक है, अब अपने मन से मैंने इस एंगल को मान लिया है θ1। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा θ1, तो दोस्तों ये सामने का एंगल ये भी हो जाएगा θ1। रही बात इसकी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तो टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E2 आपका किधर हो गया, इधर। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और ये पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। फिर ये भी एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, ये एंगल मान लिया मैंने θ2। ओके, तो ये एंगल अगर θ2 है तो ये भी आपका θ2 हो गया। ये थीटा वगैरह मानने का मैं रीजन बता रहा हूं अभी आपको। तो देखो मेरे को यहां पे नेट फील्ड चाहिए, तो एक तो ऑप्शन है इन दोनों फील्ड को निकाल के रिजल्टेंट निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन के चॉइस में देख रहे होगे तो आंसर है IJ के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जब आप नेट फील्ड लिखोगे वहां पे, तो वो E1 और E2 को वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहां पे क्या करना होगा हम लोग को, एक तो ऊपर मैंने लिखता हूं तो नीचे लिख देता हूं, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। लेकिन आंसर तुम्हारा IJ के फॉर्म में दिया हुआ है। आंसर IJ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको भी इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ने होंगे XY, और इसको भी इसको XY में तोड़ना होगा, और फिर क्या कर लेंगे हम लोग उनको ऐड कर लेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इनको कंपोनेंट्स में तोड़ना। जैसे देखो E1 की बात करते हैं, तो E1 का एक कंपोनेंट देखो y के लॉन्ग आएगा, और एक तो y के लॉन्ग कितना आएगा, तो E1 इक्वल्स टू हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E1 cos थीटा, है ना, थीटा एंगल बन रहा है θ1 इंटू J, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा, दैट इज E1 sin θ1, है ना। ये इसके साथ cos हो गया तो इसके साथ क्या हो जाएगा, sin। तो लेकिन ये नेगेटिव एक्स में आएगा, तो इसको लिखोगे तुम E1 sin θ1 I। ओके दोस्तों, तो देखो E1 को हमने IJ के फॉर्म में लिख लिया। ठीक इसी तरीके से E2 का भी काम करेंगे। E2 देखो इस एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है, तो E2 का जब कंपोनेंट लिखोगे तो E2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, E2 cos θ2 I, है ना दोस्त। I क्यों बोले, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो cos θ2 आ जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो I हो गया। इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, तो दैट इज E2, एक cos हो गया तो दूसरा sin हो जाएगा, sin θ2 J। अब आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है E1 E2 को। तो नेट फील्ड भी आपको
मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है सबका मैग्नीट्यूड कैसे लिखें। सबसे पहले अब देखो थोड़ी ज्योमेट्री लगानी होगी। देखो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अगर ये 3 है ये 1 है तो इस ट्रायंगल में तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 √10। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये टोटल 3 ये 4 तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना 5। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो cos θ1 कितना निकल के आ रहा है। तो cos θ1 कितना निकल के आ रहा है। cos θ1 निकल के आ रहा है बहुत इजीली आप लिख सकते हो 3/√10। sin θ1 कितना निकल के आ रहा है बहुत आराम से 1/√10 1/√10। ठीक है तो देखो कितना आराम से आ गया। θ1 की हम लोग cos θ1 तो ये बेस हो गया 3/√10। sin θ किए तो 1 परपेंडिकुलर/√10। इस तरीके से ही दोस्तों θ2 के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं। cos θ2 कितना आ रहा है तो cos θ2 हमारा यहां पे निकल के आ रहा है, देख सकते हो cos θ2। तो ये हो गया इसके लिए बेस दैट इज 4 एंड ये आ गया 5 4/5। ओके और sin θ2 कितना आ जाएगा। sin θ2 आ जाएगा आपका 3/5 परपेंडिकुलर ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में 3/5। अब यहां पहुंच जाओ तो अब देखो अब यहां पे हमें cos θ1 sin θ1 पुट कर देना है, cos θ2 sin θ2 पुट कर देना है ना। तो अब एक काम और करना पड़ेगा, हमें E1 और E2 की वैल्यू लिखनी होगी। तो E1 तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का याद करो K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है आपका तो डिस्टेंस देख लो तो डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक √10 है तो √10 का स्क्वायर ये हो जाएगा KQ1/10। अभी Q1 का वैल्यू रखेंगे हम लोग। E2 कितना हो जाएगा दोस्तों तो E2 इक्वल टू Q2 बिना साइन के रखेंगे Q2। नेगेटिव साइन का क्या इफेक्ट है वो हमने दिखा रखा है। और डिस्टेंस कितना है 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर तो ये हो गया KQ2/25। अब देखो E1 भी पता लग गया हमें, E2 भी पता लग गया, E1 भी पता E2 भी पता। cos θ1 sin θ1 cos θ2 sin θ2 हर एक चीज मैंने आपको निकाल दिया। अब इन सबको यहाँ पे पुट कर दो और ऐड करके आंसर लिख देते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके चीजों को लिख लो फिर मैं आगे रब करके लिखता हूँ। ओके यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि सारे वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है आपके सामने, मैंने इसको सॉल्व किया है देखो बोर्ड पे। जैसे हमने लिखा था ना E1 इक्वल टू E1 cos θ1 j माइनस E1 sin θi। तो इसमें मैंने यहाँ पे E1 को कॉमन ले लिया और E1 का वैल्यू मैं बता चुका हूँ कितना रखेंगे हम लोग KQ1/10। 10 डिस्टेंस है, Q1 चार्ज। फिर क्या करो cos θ1 और sin θ1 का वैल्यू लिख दो जो पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। फिर क्या करेंगे K का वैल्यू रख दिए K 9 इंटू 10 का पावर 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q का वैल्यू √10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज √10 कूलम में। माइक्रो में है तो 10 का पावर -6 भी लगाना पड़ेगा। नीचे ये 10 है और यहां पे देखो इन दोनों में जो नीचे में √10 है तो √10 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो ये √10 और √10 कैंसिल हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब देखो कैसे सॉल्व किए, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 और ऊपर में देखो 10 का पावर 9 10 का पावर -6 तो ऊपर में बच गया 9 में से 6 3 0 बचा, एक 0 कैंसिल हो गया तो 2 0। 9 इंटू 10 का पावर 2 तो 10 का पावर 2 को बाहर रहने दो और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आप जब चॉइस देखोगे तो इसी के टर्म में, तो 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 27j माइनस 9i। ओके 9 से मल्टीप्लाई हुआ अंदर में तो 27 और ये क्या हो गया 9i।
E2 में भी कुछ वही करना है अपने को। तो E2 में देखो, E2 कॉमन ले लिया हमने पहले बाहर, तो E2 का वैल्यू कितना है, KQ2/25, ये बाहर आ गया है। और अंदर क्या रह गया दोस्तों, cos θ2i माइनस sin θ2j। cos θ2 का वैल्यू 4/5, sin θ2 का 3/5। तो देखो 3 cos θ2 4/5, 3/5, इसका 5 जो है वो बाहर निकाल दो, ठीक है। चार्ज का वैल्यू 25 कूलम दिया हुआ है, डिस्टेंस 25 का स्क्वायर 25, तो ये देखो 25 कट गया, ये 5 कहां से आया, इनके नीचे से कॉमन लेके हमने बाहर निकाला है। अब जरा गौर करना, यहां भी वही बात होगी, यहां पे टोटल 3 जीरो बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9। तो एक काम करो, 3 जीरो में से एक जीरो 9 को दे दो, तो हो जाएगा 90। अब 5 से 90 कटेगा 18 टाइम्स, और 18 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 इंटू 4 74, और 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। 18 चौके 72, 18 या 54। तो इस तरीके से, और 2 पावर जो 10 का, समझ में आया क्या किए हम लोग, यहां 10 का पावर 3 है, 9 है, ये -6 है, तो टोटल कितने जीरो बचे, 3 जीरो। 3 जीरो में से 2 जीरो रखो अपने पास और 1 जीरो दे दो 9 को, तो 90 हो जाएगा, और 90 को 5 से कैंसिल कर दो। तो अब आप देखो कि E2 आपका इस फॉर्मेट में आ गया, E1 इस फॉर्मेट में आ गया। तो आपको चाहिए क्या था दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 प्लस E2 करना है अपने को, E1 प्लस E2। तो इन दोनों में से 10 का पावर 2 को तो कॉमन ले लो, बाकी क्या बच गया अंदर में, तो अंदर में देखो क्या बच गया, 27J माइनस 9i, ये तो E1 से आया, E2 से क्या आया, 72i, ओके, और क्या आया, -54J, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर 2 से। तो अब देखो यहां पे 72i और 9i, सॉल्व किया हमने इसको, तो ये 63i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -27J। 54 में से 27 को अगर ऐड करेंगे, माइनस में से प्लस ऐड करेंगे, तो ये आएगा इंटू 10 का पावर न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आपका निकल के आया। तो बस वेक्टर है और थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप लिख लीजिए इसको, यही अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टोटल 3 चार्ज दिया हुआ है। अब ये बीच वाले चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो बीच में एक ऐसा चार्ज रखना है जिससे कि इस पे भी नेट फोर्स 0 हो और इस पे भी नेट फोर्स 0 हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए आज सोचना, बीच में एक नेगेटिव चार्ज ही पक्की बात है होगी, क्योंकि ये इसको अगर रिपेल करेगा F से, तो कोई तो इसको खींचने वाला चाहिए जो नेगेटिव चार्ज -q इसको इस कितने से खींच लिया, F डैश से। और नेट फोर्स 0 होने के लिए F डैश और F को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। F कितना होगा दोस्तों, तो F को हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों के बीच लगेगा, तो वो हो गया KQ इंटू Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो KQ² बाई D²। F डैश कितना होगा, तो F डैश इनके बीच का, तो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि कितना है आपका D/2, तो D²/4। इसको रीअरेंज कर लिया हमने। अब देखो F डैश इक्वल टू F कर लिया, बाकी आप देख लो कैंसिल करने के बाद स्मॉल q निकल के आया Q/4, लेकिन अपने को साइन के साथ आंसर करना है, तो ये आ गया -Q/4। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, ये जेईई मेन का 2019 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर का है, और तुम देखो ये कितना आसान है। तो आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो इसको लिख लो, ओके। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये जेईई मेन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
बहुत आसान है, ऐसा कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं चार्ज के इक्विलिब्रियम को पढ़ते समय। बस फर्क आज ये है कि देखो क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये दो चार्ज रख दिए गए, दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू सेम है, और ओरिजिन पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। याद करो हम लोग नेगेटिव चार्ज रखे थे, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया। वो पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू बाई 2 है। फिर बोलता है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया और यहां रख दिया गया। तो पूछ रहा उस पे फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा। पहली बात, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इसने इसको रिपेल कर दिया एफ से, इसने भी इसको रिपेल कर दिया एफ से। मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक इसी तरीके से ये थीटा तो ये भी थीटा। सिमेट्री से देखो सब कुछ सेम है। ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर याद करो अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा ऊपर, इसके भी एफ का एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा ऊपर, तो एफ कॉस थीटा दोनों ऐड हो गया तो ये बन गया 2f कॉस थीटा। और जो साइड वाले कंपोनेंट हैं एफ साइन थीटा वो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव वाई के लॉन्ग ही लगेगा, है ना, पॉजिटिव वाई के लॉन्ग। तो नेट फोर्स कितना हो गया 2f कॉस थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 और कूलम्स लॉ लगा दो फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए तो फोर्स हो गया K इंटू एक चार्ज Q इंटू Q बाई 2, Q नॉट का वैल्यू Q बाई 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अंडर रूट ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट गया, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, तो कॉस थीटा देखो बेस है y और दिस, तो कॉस थीटा इक्वल टू y अपॉन दिस। तो देखो हमने यहां लिख दिया है इसकी जगह y और नीचे अंडर रूट, तो एक तो पावर ये है और अंडर रूट का पावर हाफ, तो 1 और पावर हाफ ऐड होके हो गया 3/2। फिर देखो क्या बोल रहा है कि y जो है a के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो ऑटोमेटिकली a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग किसके इक्वल, a स्क्वायर के। तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर a बहुत बड़ा है तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे, तो सीधा a स्क्वायर, इसका पावर 2 कट गया तो ये कितना हो गया a क्यू। तो f इक्वल टू हो गया k क्यू स्क्वायर y बाई a क्यू। अब ये जो फोर्स है ये देखो किसके प्रोपोर्शनल है, y के। तो बस अपने को यही प्रूफ करना था कि फोर्स जो है y के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें भी एक प्लस y दिया हुआ एक माइनस, तो प्लस वाला आंसर करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में है और फोर्स का डायरेक्शन भी किधर लग रहा है, पॉजिटिव में। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एसएचएम में किए थे, वहां पे कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में। बस यहाँ पे ये था कि ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, वो जेई एडवांस में आया था और ये जेई मेन में। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपने सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो आप इसको लिख लो। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो क्या बोलता है कि एक जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसमें तुम प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे। तो तुमको पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। जिस चार्ज पार्टिकल को आपने रखा उसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताएगा। अच्छा, फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट होगा। दूसरी बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग, तो जवाब है सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है और चार्ज भी तुम जानते हो प्रोटॉन पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, सेम। तो वही मैंने लिख दिया है कि एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड सो देयर फोर्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा।
अब जब फोर्स लगेगा तो न्यूटन्स लॉ में बताया गया है कि जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन को देखो, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब फोर्स दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। फिर काइनेमेटिक्स याद करो, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखा हुआ है कि दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट तय करना है, दोनों के द्वारा कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। इनिशियली दोनों रेस्ट में था तो u के जगह 0 पुट करो, हाफ ए टी। अब एक्सेलरेशन कितना है इसका, ए और टाइम इलेक्ट्रॉन ने कितना लिया, t1 स्क्वायर। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना है, एपी, टाइम कितना लिया, t2 स्क्वायर। अच्छा, तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों किए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मामला है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे है, तो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कैसे है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोस्तों डेल्टा एक्स बराबर दिस, डेल्टा एक्स बराबर दिस। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है दोनों के लिए। तो देखो दोनों को इक्वेट करके और रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये रेशियो निकल के आया mp अपॉन me का अंडर रूट दोनों के मास का। तो ये आपने देखा होगा, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 तो खैर बहुत इजी है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 12 जेई में पूछा हुआ है, एडवांस में, सोच लो कितना इजी है, और ये जेई मेन का पूछा हुआ है। तो इसमें टोटल 5 चार्जेस हैं जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 5, 6 नहीं 5, और सेंटर पे रखा हुआ क्या, माइनस नेगेटिव क्यू। तो देखो कहता है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, सोचने वाली बात है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नीचे पुल करेगा, ये ऊपर पुल करेगा, कैंसिल। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नीचे पुल करेगा, ये ऊपर पुल करेगा, कैंसिल। एकमात्र अनकैंसिल्ड ये होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो के क्यू इंटू क्यू, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। और डिस्टेंस तुम जानते ही हो, ये सबको मैंने पहले ही आपको एल प्रूव कर रखा है। रेगुलर हेक्सागन में ये सारे जो साइड्स दिख रहे हैं आपको, इस सब का वैल्यू क्या होता है, सेम। चलो 13 की बात करते हैं। 13 में तो खैर कुछ करना ही नहीं है, आपका फॉर्मूला ही बताया गया है इसका पहले ही, कि सेमी सर्कुलर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, याद करो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे आर्क वाले से भी इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन नेगेटिव, याद करो, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को ये नीचे ही पुश करेगा, तो नीचे पुश करेगा तो नीचे कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर मैंने क्या यूज कर दिया, -j। लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो याद करो लैम्डा है डेंसिटी, तो डेंसिटी डिवाइड इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितनी है, Q, और लेंथ यहां से यहां तक कितना है, पाई आर। तो लैम्डा की जगह Q बाई पाई आर रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये डीपीपी कंप्लीट हुआ, आप ये लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में